हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस पेपर 4th। इससे पहले 3 प्रैक्टिस पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, अगर आपको बीपीएससी टीआरई 3rd का पेपर देना है तो ठीक है। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। क्योंकि आपका जो पिछले बार पेपर हुआ है आप उनको देख लें एक बार, किस तरीके से पेपर आया था, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें। ठीक है, आप सभी को पता है कि आपका जो बीपीएससी टीआरई 3rd का एग्जाम होना है वो जून के फर्स्ट वीक में होना है। तो उसकी तैयारी करते रहें। जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करा रहे हैं, उनको भी देखते जाइए ताकि आपको आपके एग्जाम के लिए हेल्प मिल सके। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि जल की स्थायी कठोरता को किसके द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है जल की स्थायी कठोरता को। ठीक है, स्थायी कठोरता का मतलब ये होता है कि जो आपका जो है दूषित जल कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, जिसमें जो है जो स्थायी कठोरता होता है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर जो नाइट्रेट होता है, इनकी उपस्थिति होती है, जिसके कारण वो जो है उसको स्थायी कठोरता वाला जल कह सकते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको दूर कर सकते हैं, क्या उबाल कर दूर कर सकते हैं, कास्टिक सोडा मिलाना, यानी कास्टिक सोडा मिला के इसको जो है दूर कर सकते हैं, या आसवन के द्वारा। तो जल की स्थायी कठोरता को किसके द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है, तो ये जो है उबलना के द्वारा, यानी अगर आप उबालेंगे तो इसके द्वारा जो है ये इसकी जो स्थायी कठोरता वो दूर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पानी में जो है स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, नाइट्रेट और सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है, और ये उबलने से जो है अवक्षेपित नहीं होती है। ठीक है, तो उबलना जो है इसका जो है उबलने के द्वारा स्थायी कठोरता नहीं जो स्थायी कठोरता होती है उसको हटाया नहीं जा सकता। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। इनमें से बताना है सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील धातु होती है कौन सी है। क्या वो पोटेशियम है, कैल्शियम है, लोहा है, कौन सी धातु है। सर्वाधिक क्रियाशील जो धातु होती है वो कौन होती है, क्या वो पोटेशियम है। तो बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम एक जो है एक एक्टिव धातु है, एक कह सकते हैं कि सक्रिय धातु या क्रियाशील धातु है। ये जो है पानी में डालने से जो है क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है या फिर जलने लगता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव धातु या क्रियाशील धातु होती है वो कौन होती है, वो पोटेशियम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व के एक परिवार के सदस्य जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं। किसी तत्व के एक परिवार के सदस्य जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, उनको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है समस्थानिक होता है, या फिर समन्यूट्रॉनिक होता है, या फिर समभारिक होता है। तो ये क्या होता है, ये होता है समस्थानिक। ठीक है, इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत लचीला होता है। इनमें से बताना कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बहुत कठोर और बहुत लचीला होता है। क्या वो नाइक्रोम है, या फिर टंगस्टन है, या फिर कच्चा लोहा है। तो जो सबसे ज़्यादा कठोर और लचीला माना जाता है वो होता है आपका नाइक्रोन। नाइक्रोन जो होता है उसका गलनांक उच्च होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लचीला होता है। ठीक है, अगर नाइक्रोन की प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो ये कम होती है, यानी जो प्रतिरोधकता होती है वो कम होती है। ठीक है, और जो नाइक्रोम होता है ये एक गैर चुंबकीय मिश्र धातु होता है। ठीक है, जो क्रोमियम और निकिल से बना होता है। तो ये जो है गैर चुंबकीय मिश्र धातु होता है, ये सबसे ज़्यादा जो है कठोर और लचीला होता है, जो कि आपका नाइक्रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया किसकी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। यूरिया एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। ये किसके रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। क्या ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड है, या फिर एसिटामाइड और एथिल अल्कोहल है।
तो यूरिया जो जिसकी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है वो है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके द्वारा यूरिया क्या होता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, यूरिया जो है एक अब जो है तरल अमोनिया और तरल कार्बन डाइऑक्साइड से जो है व्यावसायिक रूप से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो किसकी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण ने आधिकारिक तौर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में वृद्धि की घोषणा की है। यह रिजर्व कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण ने आधिकारिक तौर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में वृद्धि की घोषणा की है। यह रिजर्व कहाँ पे है? क्या ये कैमूर में है, बक्सर में है, या फिर है पश्चिमी चंपारण में? तो ये कहाँ पे है? ये है पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण अगर बात करें कहाँ पे है, तो ये जो है पश्चिमी चंपारण कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है यह स्थित। ठीक है, ये जो रिजर्व है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध के पाश्चुरीकरण के लिए तापमान का चयन इस प्रकार किया जाता है। दूध के पाश्चुरीकरण के लिए तापमान का चयन किस प्रकार किया जाता है? इसे बिना जमावट के लंबे समय तक स्टोर करने, या फिर सभी जीवाणुओं को मारने, या फिर सूक्ष्म जीवों और अन्य हानिकारक जीवाणुओं को मारने से किया जाता है। तो जो दूध का जो पाश्चुरीकरण होता है इसका जो चयन उसका जो है पाश्चुरीकरण के लिए जो तापमान का चयन किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं या हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको जो है मारने के लिए इसका जो है ये पाश्चुरीकरण किया जाता है। ठीक है, यानी दूध के जो कंटेनर होते हैं उनको भरने से पहले खराब करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मारने के लिए फ्लैश पाश्चुरीकरण किया जाता है ताकि जो दूध होता है उसको सुरक्षित तरीके से जो है बनाया जा सके, यानी दूध के जो उत्पाद होते हैं दूध को जो है सुरक्षित तरीके से रखा जा सके। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यक्ष्मा बीमारी होती है, यक्ष्मा जो है कौन सी बीमारी होती है ये आपको बताना है। क्या ये विषाणु द्वारा होती है, यानी जो यक्ष्मा बीमारी होती है क्या विषाणु के द्वारा फैलती है, जीवाणु के द्वारा फैलती है, या फिर फफूंद के द्वारा फैलती है? तो यक्ष्मा हो या फिर जो टीबी होती है, टीबी एक बीमारी होती है, ये कैसे फैलते हैं? ये जीवाणु के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, यक्ष्मा बीमारी या जो टीबी बीमारी होती है जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, अगर बात करें जो यक्ष्मा बीमारी है या जो टीबी है ये इसमें जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें मानव का जो फेफड़ा होता है वो प्रभावित होता है अगर किसी भी व्यक्ति को टीबी हो जाए या फिर यक्ष्मा हो जाए तो। ठीक है, किससे फैलता है? जीवाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, और कौन सा जीवाणु है? अगर जीवाणु की बात करें कि कौन सा ऐसा जीवाणु, उसका नाम क्या है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक जीवाणु है, उसके द्वारा या यक्ष्मा बीमारी या फिर टीबी आपका फैलता है। कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक जो है जीवाणु है, उसी के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव प्रणाली में इंसुलिन चयापचय का नियंत्रित करता है, यानी जो मानव प्रणाली उसमें इंसुलिन जो चयापचय करता है किसका चयापचय करता है? क्या ये वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, या फिर है प्रोटीन? तो ये किसका करता है? ये करता है कार्बोहाइड्रेट का चयापचय। ठीक है, मानव प्रणाली में जो इंसुलिन होता है वो कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीजन एक पदार्थ है जो एंटीजन है एक पदार्थ है वो क्या करता है? पहला है ऑप्शन कि हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, यानी जो एंटीजन है वो क्या करता है? जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है, या फिर जिसका उपयोग विषाक्तता के इलाज के लिए किया जाता है, यानी एंटीजन जो एक पदार्थ है इसका उपयोग जो है विषाक्तता के इलाज के लिए किया जाता है, या फिर एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करता है। ठीक है, तो ये जो एंटीजन होता है ये क्या होता है? एंटीबॉडी के निर्माण को क्या करता है? उत्तेजित करता है। ठीक है, एंटीजन एक पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को क्या करता है? उत्तेजित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि भारतीय क्रांति की जो जननी है वो किसे कहा जाता है? क्या वो श्रीमती एनी बेसेंट है, इनको कहा जाता है, या फिर स्नेहलता वाडेकर हैं, या फिर मैडम भीखाजी रुस्तम कामा हैं?
तो जो भारतीय क्रांति की जननी जिन्हें कहा जाता है वो है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। इनको भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब इनका जब ये जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। इनको जो है एक निडर और एक निष्ठावान या फिर जुनून से भरी महिला माना जाता है, इसलिए इनको भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, काफ़ी ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन था, उसमें योगदान था। तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा जिनको भारतीय क्रांति का क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा निडर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। धान की खेती बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? क्या रोहतास में होता है, मुंगेर में होता है या फिर दरभंगा में? तो कहाँ होता है? ये होता है रोहतास में धान की खेती सबसे ज़्यादा। विटामिन सी का पूरा नाम क्या है? क्या ये फोलिक एसिड है, एस्कार्बिक एसिड है या फिर नियासिन है? तो विटामिन सी का जो पूरा नाम है वो होता है एस्कार्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन जो सी होता है उसका जो रासायनिक नाम है कह सकते हैं वो है एस्कार्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी का दूसरा नाम या फिर रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व में तपेदिक या टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में पाए गए हैं? ठीक है, क्या वो चीन है, नाइजीरिया है या फिर है भारत? तो जो WHO की रिपोर्ट आई थी 2023 में, उसके अनुसार 2022 में विश्व में तपेदिक यानी कि टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में आए हैं? तो वो आए हैं अपने ही भारत देश में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मामले आए हैं वो आए हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्लू उल्लू ध्वनि के साथ शंख ध्वनि कहाँ की प्रथा है? उल्लू उल्लू की ध्वनि के साथ जो शंख की ध्वनि की जाती है वो कहाँ की प्रथा है? क्या ये सिक्किम की है, भागलपुर की है या फिर बंगाल की है? तो ये कहाँ की है? ये है बंगाल की। ठीक है, बंगाल में क्या होता है कि जो उल्लू उल्लू की ध्वनि है उसका प्रयोग पश्चिम बंगाल में धार्मिक कर्मकांड के अनुसार महिलाओं के द्वारा निकाला जाता है। जो उल्लू उल्लू का आवाज़ है ये महिलाओं के द्वारा निकाला जाता है किसी भी धार्मिक कर्मकांड के अवसर पे। ठीक है, कहाँ पे? बंगाल या पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर कुकर में खाना कैसे पकता है? सौर कुकर का मतलब ये होता है जो सोलर एनर्जी से चलता हो, यानी कि सूर्य के जो है प्रकाश से जो है कुकर बनता है, सौर कुकर उसे कहते हैं। तो इसमें खाना कैसे पकता है? सूर्य के प्रकाश से बनता है, चंद्र प्रकाश से या फिर विद्युत से? तो जैसा कि नाम से ही सौर कुकर लिखा, यानी कि जो सोलर से चलता हो, सौर ऊर्जा से चलता हो, तो ये जाहिर सी बात है कि सूर्य के प्रकाश से ही चलता होगा। ठीक है, सौर कुकर का मतलब ही होता है जो सूर्य से चलने वाला कुकर हो, तो ये सूर्य के प्रकाश से इसमें खाना बनता है। ठीक है, सूर्य की जो प्रकाश की किरणें होती है वो कुकर पे डायरेक्ट पड़ती हैं, जिसकी वजह से उसमें जो है खाना पकता है। किसने तेनजिंग नोर्गे के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के शिखर पर झंडा फहराया था? तेनजिंग नोर्गे के साथ एक लोग और गए थे हिमालय पर्वत पे। वो कौन थे जो उनके साथ जो झंडा फहराए थे या फिर इनके साथ गए थे? वो कौन व्यक्ति थे? क्या वो नोरबू थे, सर रोनाल्ड थे या फिर सर एडमंड हिलेरी थे? तो वो कौन थे? वो थे सर एडमंड हिलेरी, जो कि तेनजिंग नोरगे के साथ हिमालय की सर्वोच्च जो चोटी होती माउंट एवरेस्ट वहाँ पे साथ में चढ़ाई किए थे। ठीक है, तो वो कौन है? सर एडमंड हिलेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो धर्मगंज है किसे कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज किसे कहा जाता है? क्या वो कक्षा को यानी क्लास को, या फिर कार्यालय को यानी ऑफिस को, या फिर पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी को कहा जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो धर्मगंज कहा जाता है किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पुस्तकालय को। ठीक है, जो लाइब्रेरी होते हैं उसको क्या कहते थे? धर्मगंज कहते थे। अगर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो ये जो है 5वीं शताब्दी में हुई थी, और ये गुप्त शासक के जो है
एक गुप्त शासक थे कुमारगुप्त, उनके कुमारगुप्त जो प्रथम थे उनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वहाँ का जो पुस्तकालय है उसको क्या कहते थे, धर्मगंज कहते थे। ठीक है, या फिर नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज नाम का एक पुस्तकालय था। ठीक है, उसका नाम ही धर्मगंज था। इसकी जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो किसने करी थी, वो गुप्त शासक थे कुमारगुप्त प्रथम, उन्होंने किया था। और कब किया था, 5वीं शताब्दी में किया था। इस चीज़ को ध्यान रखना है। वहाँ पे यानी नालंदा विश्वविद्यालय में एक पुस्तकालय है जिसका नाम धर्मगंज है। ठीक है, महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधि थी, महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधि थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था। यानी कि महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी, जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने क्या कर दिया था, त्याग दिया था या फिर वापस कर दिया था। कौन सी जो है उपाधि दी गई थी ये बताना है। ठीक है, पहला है ऑप्शन हिंद केसरी, या फिर केसर हिंद, या फिर राय बहादुर। कौन सी उपाधि उनको दी गई थी महात्मा गांधी को, जिसको उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कर दिया था, त्याग दिया था। तो वो जो उपाधि थी वो थी केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी को दी गई थी ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। उसको जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कर दिया था, त्याग दिया था, यानी कि वापस कर दिया था। ठीक है, और ये जो है जो ये केसर हिंद उनको उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी 1915 में लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा। 1915 में लॉर्ड हॉर्डिंग जो थे उनके द्वारा जो है केसर हिंद किसको दिया गया था, तो महात्मा गांधी जी को दिया गया था। नीचे बीजाणुओं की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो बीजाणु होती हैं उनकी कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो पहली तो ये होती कि वे हल्के होते हैं, तो बिल्कुल सही है, ये हल्के होते हैं और ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। जाहिर सी बात, ये हल्के होते हैं, जो बीज हल्के होते हैं वो लंबी दूरी तक हवा के माध्यम से जा सकते हैं। ये लैंगिक जनन अंग होते हैं, ये गलत है, इसका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा यानी कि फर्स्ट ए और बी आपका सही है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पे जो है उत्पादन किया जाता है यूरेनियम का, क्या वो दिग्बोई है, झरिया है, या फिर जादूगोंडा है। तो यूरेनियम जो है एक रासायनिक तत्व होता है, इसका जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है कहाँ पे, जादूगोड़ा स्थान पे। ये जो कि कहाँ पे है, ये है झारखंड में। ठीक है, झारखंड का जो है जादूगोड़ा एक प्रसिद्ध स्थल है जहाँ पे यूरेनियम का उत्पादन प्रमुख मात्रा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ थी। जो प्राचीन मगध है उसकी राजधानी कहाँ थी, क्या नालंदा थी, पावापुरी थी, या थी गिरिब्रज। तो ये कहाँ थी, ये थी गिरिब्रज में। मगध की जो राजधानी है वो कहाँ थी, गिरिब्रज में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक पैगोडा है, जो ब्लैक पैगोडा है किसको कहते हैं, क्या ये मिस्र का पिरामिड है, या फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, या फिर मदुरै का मीनाक्षी मंदिर है। तो ब्लैक पैगोडा जो है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहते हैं। ये जो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये किस देवता पे है, तो ये जो सूर्य भगवान है उनके जो है उन देवता पे जो है ये संबंधित है, यानी सूर्य देवता से संबंधित ये मंदिर है कोणार्क, जो कि उड़ीसा के पास है। ठीक है, तो इसको जो है क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा कहते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला है WC बनर्जी के द्वारा, या फिर A.O. ह्यूम के द्वारा, या महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी है, तो ये है A.O. ह्यूम। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष, यहाँ पे घूर्णन होगा। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष सदैव कोण पर झुका होता है, कितने कोण पर झुका होता है ये बताना है। पहला है अंडाकार अक्ष से 23 डिग्री, या फिर अंडाकार अक्ष से 23.1 डिग्री, या फिर अंडाकार अक्ष से 23.5 यानी कि 23.5 डिग्री। तो ये अंडाकार अक्ष से 23.5 डिग्री पर क्या होता है, झुका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रोड्यूसर और फिल्म निर्माता को 91 एमी अवार्ड्स 2023 में बेस्ट डायरेक्टोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय प्रोड्यूसर और फिल्म निर्माता को 91
इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 में बेस्ट डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्या वो अनुराग कश्यप हैं, यश चोपड़ा हैं या फिर है एकता कपूर? तो वो कौन है? वो है एकता कपूर। ठीक है। टीवी क्वीन जिनको कहा जाता है और ये फिल्म निर्माता एकता कपूर को 91वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स जो है में जो है जो डायरेक्टरेट है उसके जो है अवार्ड से इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगर बात करें जो एकता कपूर है, ये जो एमी डॉक्टरेट पुरस्कार है जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो ये पहली भारतीय महिला हैं जिनको जो है 91 एमी अवार्ड से मिला है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि उसमें बेस्ट डॉक्टरेट अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? इम्पॉर्टेंट है। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो बाढ़ग्रस्त है? क्या ये पूर्वी बिहार है, दक्षिणी बिहार है या फिर है उत्तरी बिहार? उत्तरी बिहार जैसे कि आपका दरभंगा हो गया, सीतामढ़ी हो गया, कटिहार हो गया, ये जो क्षेत्र हैं ये क्या है? बिहार के बाढ़ ग्रसित क्षेत्र माने जाते हैं, उत्तरी बिहार के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो क्या ये कलपक्कम है या फिर जो है नरोरा है या फिर राणा प्रताप सागर है? तो या जो है जो भारत में जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था कहाँ पे? ये किया गया था तारापुर में। ठीक है। तारापुर में किया गया था जो कि महाराष्ट्र में है। तो इसका जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन 5 सही हो जाएगा। और सही होगा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था पहला, वो होगा तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है। जिसका नाम अप्सरा था, इस चीज़ को ध्यान रखना है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइम आपका चुनाव का टाइम चल रहा है तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है कि भारत में मतदान यानी कि आपको अगर आपको वोट देना है, मतदान करना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? क्या 18 वर्ष होनी चाहिए, 19 वर्ष होनी चाहिए या फिर 17 वर्ष होनी चाहिए? तो जो मतदान होने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। अगर आप 18 वर्ष के हैं या उससे ऊपर के हैं या मिनिमम अगर आप 18 वर्ष के हैं, अगर आपके जो है आपके पास जो है निर्वाचन कार्ड है आपका बना हुआ है, वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो आप मतदान कर सकते हैं, आप वोट कर सकते हैं। इससे पहले जो एज थी वो थी 21 वर्ष। ठीक है। 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष जो की गई है, कब की गई है? यहाँ पे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मतदान होने की जो न्यूनतम आयु 18 है ये कब की गई है? इससे पहले कितनी थी? तो इससे पहले 21 थी। जब 21 कम से कम 21 होती थी तब लोग जो है मतदान कर पाते थे, लेकिन अब ये कम कर दी गई है। ये कब कम जो है की गई है? तो ये 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989, उसके तहत जो मतदान की आयु होती है, मतदाता की जो आयु होती है 21 वर्ष, उससे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष एज कब की गई है? तो ये 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा की गई है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नदियों में बाढ़ का मुख्य कारण क्या होता है? जो नदियों में बाढ़ आता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? क्या पानी की अधिकता होता है? बिल्कुल सही, पानी की अधिकता होती है तभी बाढ़ आता है। ठीक है। नदी में गाद का जमना ये भी एक कारण होता है। वर्षा की अधिकता ये भी कारण होता है। तो इसमें एक से अधिक होंगे, 4th ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये बाढ़ आने के मुख्य कारण होते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? संचार यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बात करने के जो साधन होता है, जो सबसे लोकप्रिय है आज के टाइम पे, क्या वो सार्वजनिक टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है या फिर वॉकी टॉकी है? तो आप सभी को पता है ये मोबाइल फ़ोन है, जिसके द्वारा आप जो है वार्तालाप होता है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो है लोकप्रिय है। सभी के पास मोबाइल फ़ोन एक एक नहीं 2 होते हैं। तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो है मोबाइल फ़ोन है। इससे पहले जो था सार्वजनिक टेलीफोन का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था, लेकिन अब मोबाइल फ़ोन हो गया है। सभी के पास मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है आज के टाइम पे। तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल के कुछ भागों में छोटी नदियों या नालों को पार करने के लिए वल्लम का प्रयोग होता है, या वल्लम किस प्रकार की वस्तु होती है? तो वल्लम क्या जो वस्तु होती है यानी कि जो एक नाव होता है जो छोटी नदियों को पार करने के लिए बनाया जाता है, किसका बना होता है? क्या है बांस का होता है, रस्सी से बना पुल होता है या फिर लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है? तो ये जो वल्लम है ये लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, जो छोटे छोटे जो झील या नदियाँ होती हैं उनको पार करने के लिए इसका यूज करते हैं केरल में। ठीक है।
आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? क्या ये तना खाया जाता है, जड़ खाया जाता है या फिर पत्ता? तो आलू का जो भाग खाया जाता है वो होता है तना। जो भाग हम खाते हैं वो तना होता है आलू का। ठीक है, आप देखते होंगे जब आलू की खुदाई करते हैं तो आलू अलग से निकलता है और उसके नीचे कुछ अलग से जड़ होते हैं। ठीक है, गोल आकार में आपको आलू देखने को मिलता है और अलग से जड़ होते हैं। जो अलग से होते हैं वो जड़ होते हैं, जो आलू होता है ये तना भाग होता है जो हम खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहला बछेंद्री पाल, दूसरा छुरिम शेरपा या फिर अंशु जमसेनपा? तो जो भारतीय महिला थी वो थी बछेंद्री पाल। ये क्वेश्चन आपके सीटेट के ईवीएस में भी पूछा जाता है। बछेंद्री पाल जो है पहली भारतीय पर्वतारोही हैं जो 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी था? क्या वो कलकत्ता था, दिल्ली था या फिर लखनऊ था? तो ब्रिटिश राज के दौरान जो 1911 तक जो राजधानी बना था वो कौन बना था? वो कलकत्ता बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए? कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए यानी तुरंत एनर्जी लेने के लिए क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज लेना चाहिए या फिर विटामिन लेना चाहिए, विटामिन के या फिर विटामिन सी? तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है एनर्जी के लिए वो होता है ग्लूकोज। अगर एनर्जी की कमी है, एनर्जी नहीं है, आपको तुरंत एनर्जी लेनी है तो ग्लूकोज सबसे अच्छा माध्यम होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम क्या है? क्या वो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका और चीन है या फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस, चीन और जापान है या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन है? तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 5, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन होते हैं। ये जो है उनके स्थायी सदस्य होते हैं। भोजन का वह भाग जो शरीर में नहीं पचता है, कौन सा भाग है जो शरीर में पचता ही नहीं है? क्या वो कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज है या फिर है प्रोटीन? तो जो शरीर में नहीं पचता है वो कौन है? तो वो है आपका सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज जो भोजन का भाग है वो शरीर में नहीं पचता है। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? क्या ये कोयला है, यूरेनियम है या फिर है बॉक्साइट? तो वो कौन सा जो है खनिज है? तो वो है यूरेनियम, जिसका यूज जो है परमाणु ऊर्जा पैदा करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही बिंदु से एक कागज के टुकड़े एवं एक लोहे के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए तो वे दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे अगर उनका भार समान हो या फिर काफ़ी अधिक ऊंचाई से गिरे या फिर वे निर्यात में हों। ठीक है, तो एक ही बिंदु से एक कागज के टुकड़े एवं लोहे के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए तो वे दोनों एक साथ जमीन पर गिरेंगे अगर वे क्या हो? निर्वात में हों। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठेला गाड़ी को चलाना आसान है, खींच कर, ढकेल कर या फिर खींच और ढकेल कर दोनों बराबर रूप से? तो जो ठेला गाड़ी होता है उसको अगर आप खींच कर चलाते हैं तो बहुत ही आसानी से वो चल जाएगा, उसमें ज़्यादा आपको एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबी कूद के लिए एक एथलीट को कुछ दूर पीछे से दौड़कर आना पड़ता है, क्यों? अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या फिर विशाल बल लगाने के लिए या फिर ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए? तो लंबी कूद के लिए एक एथलीट को कुछ दूर पीछे से दौड़कर आना पड़ता है ताकि ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण उत्पन्न किया जा सके, ताकि जो है वो आसानी से कूद पाएँ। तो ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए जो है पीछे से दौड़ना पड़ता है कुछ दूर। ठीक है, पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम से बदलाव लाता है? यानी कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मौसम में बदलाव होता है? कौन सा परिवर्तन होता है? क्या गोल आकार होने की वजह से, यानी कि पृथ्वी का गोल आकार है इस वजह से मौसम में परिवर्तन होता है, या फिर अक्ष पर घूमता रहता है इस वजह से मौसम में परिवर्तन होता है, या फिर परिक्रमण और तिरछा अक्ष होता है इसलिए? तो जो मौसम में बदलाव होते हैं वो
पृथ्वी के परिक्रमण और तिरछा अक्ष होने की वजह से, क्योंकि आप सभी को पता है ये गोला तो है लेकिन थोड़ा सा तिरछा झुका हुआ होता है 23.5 अंश, इस वजह से मौसम में बदलाव होते रहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, परिक्रमण और तिरछा अक्ष होने के कारण मौसम में बदलाव आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैक से गाड़ी उठाना आसान है क्योंकि, जैक से गाड़ी उठाना आसान है क्योंकि हाथ से उठाना कठिन है, या फिर कार्य टुकड़ों में बट जाता है, या फिर कार्य सरल मशीन द्वारा होता है। जैक से गाड़ी उठाना आसान होता है क्योंकि जो है जो जैक होता है उसमें कम एनर्जी लगती है। ठीक है, एक मशीन तो है ही है, इसमें जो है कम एनर्जी लगती है, इस वजह से इसमें जो है इससे मशीन को उठाया जा सकता है आसानी से। जैक एक क्या होती है, एक सरल मशीन होती है। ठीक है, इसका जो काम होता है वो लोड कम करना होता है, यानी लोड से कम बल लगाना होता है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, जो बल होता है वो ज़्यादा लगता है। ठीक है, और जो है बहुत आसानी से गाड़ी उठ जाती है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? अमूमन आप सभी को पता है जो स्तनधारी होते हैं, जो दूध पिलाते हैं और बच्चा देते हैं, वो स्तनधारी उनको मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्तनधारी हैं जो कि दूध पिलाते हैं लेकिन वो बच्चा नहीं अंडा देते हैं। तो क्या वो प्लेटिपस है, कंगारू है, या फिर हाथी है? तो कंगारू तो बच्चा पैदा करता है, हाथी भी बच्चा पैदा करता है, लेकिन जो प्लेटिपस है ये अंडा देता है लेकिन ये दूध भी पिलाता है, इसलिए ये स्तनधारी की श्रेणी में आता है। प्लेटिपस के साथ जो एकीडना है, एकीडना को भी जो है स्तनधारी प्राणी कहते हैं और ये अंडे देती है। ठीक है, एकीडना जो है अंडे देती है, उसके बावजूद भी स्तनधारी प्राणी ये कहा जाता है। तो दो चीज़ें, एक प्लेटिपस और एकीडना, ये जो है अंडे देती हैं, उसके बावजूद भी इनको हम स्तनधारी की श्रेणी में जो है करते हैं, यानी कि ये दूध भी पिलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे जंगल से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, यानी जंगल की विशेषताएं बतानी है एक तरीके से। तो जंगल की भूमि गहरे रंग की होती है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी पत्तियां गिरी हुई होती, सड़ी हुई होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जो है जो बीज होते हैं, फल होते हैं, गिरे होते हैं, उनसे ढका होता है, तो गहरे रंग की होती है, यानी कि ब्लैक कलर की दिख रही होती है। तो ये तो सही है। जंगल की भूमि के क्षयमान पदार्थ ज़्यादातर नम व ठंडे होते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है कि जंगल में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, तो ये भी सही है। जंगल में जो भी चीज़ें होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, यानी कि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनका भी यूज होता है, पत्तियों का यूज होता है, टहनियों का यूज होता है, फलों का यूज होता है, तो सारी चीज़ें यूजबल होती हैं। तो तीसरा सही है। जंगल काफ़ी अंधकार में होते हैं, जरूरी नहीं कि जो जंगल जो होते हैं बहुत ज़्यादा अंधकार में होते हो, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो डी गलत है, ए बी और सी आपका सही है, तो ए बी सी आपका फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है? पहला है कि रुपया का अवमूल्यन, या फिर निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने, या फिर आयात पर उच्च शुल्क लगाने। तो जो भारत में भुगतान की जो संतुलन स्थिति है उसको अगर सुधारना है तो निर्यात पर उच्च शुल्क लगाना आवश्यक होता है। ये जो है मदद नहीं करता, यानी जो अगर किसी भी निर्यात पर उच्च शुल्क लगाएंगे तो जरूरी नहीं कि जो भुगतान की स्थिति है उसका संतुलन सही हो। ठीक है, तो ये जो है निगेटिव है, बाकी चीज़ें इसमें सही हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है। एक हल्की एवं भारी वस्तु का संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? एक हल्की एवं एक भारी वस्तु का संवेग दोनों का क्या है, समान है, तो गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी? तो जाहिर सी बात है कि हल्की वस्तु की ही गतिज ऊर्जा सबसे होगी, यानी जो हल्का होगा वो जल्दी नीचे गिरेगा, जो वजन होगा देर से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगलों को धरती के हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? जो जंगल होते हैं उनको धरती का हरा फेफड़ा क्यों कहा जाता है? पहला है कि वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन निर्युक्त करते हैं, या फिर ये वातावरण से सारा कार्बन डाइऑक्साइड नष्ट कर देते हैं, या फिर ये धरती पर मौजूद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन पर काबू करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। तो जो जंगल होते हैं उनको जो जंगल के धरती होते हैं उनको हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन निर्युक्त करते हैं। पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, या जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद द्वारा किस व्यक्ति गवर्नर जनरल के लिए कहा गया है कि पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि डैश था। यानी राजेंद्र प्रसाद जी ने किसको कहा है कि पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि कोई और है। यहाँ पे डैश में बताना है कि किसके लिए बात करी गई है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। क्या इनकी बात करी गई है? लॉर्ड माउंटबेटन को कहा गया है। या फिर दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, या फिर तीसरा है लियाकत अली खान। तो राजेंद्र प्रसाद ने जिस व्यक्ति को ये कहा है कि पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि कौन है, वो है लॉर्ड मिंटो, जो कि ये गवर्नर जनरल थे। इन्होंने लॉर्ड मिंटो की बात करी है कि पाकिस्तान का जो निर्माता है वो जिन्ना और मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि कौन है, वो है लॉर्ड मिंटो। इनको कहा है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती हैं। ठीक है, किस देश से मिलती हैं? क्या वो चीन है, भूटान है, या फिर है नेपाल। तो ये इसकी जो सीमाएं हैं वो किससे मिलती है? भूटान से। उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, सिक्किम, इनकी जो सीमाएं हो किस देश से मिलती है? तो मिलती हैं भूटान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी ग्राम पंचायत विभाजित होते हैं। क्या ये खंड में विभाजित होते हैं, वार्ड में होते हैं, या फिर भाग में? तो जो ग्राम पंचायत होते हैं वो किस में होते हैं विभाजित? वो होते हैं वार्ड में। वार्ड में ये विभाजित होते हैं। ठीक है, और अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो हर ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है, जिसकी नियुक्ति अगर बात करी जाए, नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा होती है। और ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो मुखिया होता है, यानी कहते हैं ना ग्राम प्रधान। तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? वो प्रधान होता है। और भारत में अगर प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई की बात करी तो कौन होता है? तो ग्राम पंचायत ही होता है। और इसका जो विभाजन होता है वो वार्ड में होता है, वार्ड में डिवाइड होते हैं। वे जंतु जो पौधों और अन्य जंतुओं दोनों को खाते हैं क्या कहलाते हैं? क्या वो शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, या सर्वाहारी? तो शाकाहारी आप जानते हैं, जो जानवर सिर्फ सब्जी खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं। जो सिर्फ मांस खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं। जो शाक और मांस दोनों खाते हैं वो क्या होते हैं? वो सर्वाहारी होते हैं। तो जो जंतु पौधों और अन्य जंतुओं दोनों को खाते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी खाते हैं, साथ में जो जीव जंतु होते हैं उनको भी खा जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य को ना तो हम शाकाहारी की श्रेणी में रखेंगे, ना तो मांसाहारी। मनुष्य जो होता है वो सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है न्यूटन की गति का पहला नियम। ठीक है, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल है हमेशा प्रतिकारक होता है। जो दो निकाय होते हैं उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कैसा होता है? क्या वो हमेशा प्रतिकारक होता है, या फिर हमेशा आकर्षक होता है, या फिर आकर्षक और प्रतिकारक दोनों हो सकता है? तो ये क्या होता है? यानी दो निकायों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा क्या होता है? आकर्षक होता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी का दांडी मार्च किससे संबंधित है? जो दांडी मार्च महात्मा गांधी ने किया था किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा कॉमन भी आप सभी को पता होगा। क्या ये खिलाफत आंदोलन से है, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, या फिर है असहयोग आंदोलन से? तो जो दांडी मार्च किससे सर्वाधिक है, यानी किससे संबंधित है? ठीक है, यहाँ पे महात्मा गांधी का दांडी मार्च किससे संबंधित है? तो यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, इसका जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन या जीवाश्म ईंधन की व्युत्पत्ति नहीं है? ठीक है, कौन सा जीवाश्म ईंधन या जीवाश्म ईंधन की व्युत्पत्ति नहीं है? पहला है तरल पेट्रोलियम गैस, या है दूसरा ऑप्शन प्राकृतिक गैस, या है बायोगैस। तो वो है तरल पेट्रोलियम गैस, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आई पवनें कहाँ बहती हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून के समय जो आई पवनें होती कहाँ बहती हैं? क्या वह स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, या फिर पठार मैदान की ओर? तो ये बहती समुद्र से, यानी समुद्र से लेकर स्थल यानी मैदानी की ओर बहती हैं, स्थल की तरफ। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो की गई थी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम यानी कि A.O. ह्यूम के द्वारा, इनका पूरा नाम है, ठीक है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम का फुल नाम है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह के किस स्वतंत्रता सेनानी को मृत्यु अज्ञात रखी गई है, यानी 1857 का जो क्रांति हुई थी उसमें कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी मृत्यु को अज्ञात रखा गया था, यानी किसी से बताया नहीं गया था। क्या वो तात्या टोपे थे, नाना साहब थे, या फिर रानी जो है झांसी थी, यानी झांसी की रानी थी। तो वो कौन थे, तो वो थे नाना साहब। नाना साहब जो थे उनकी जो डेथ हुई थी, उनकी मृत्यु को क्या कर दिया गया था, अज्ञात रखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये टोटल 60 क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये जो क्लास हम ले रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इनको देखना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हो सकता है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन या सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।